अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तानरी फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 9 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम जो चीजें डिस्कस करते रहे वो मोस्टली एब्सोल्यूट वैल्यूज से रेलेवेंट थी, अलजेब्रा के चैप्टर्स थे। अब हम प्रॉपरली ज्योमेट्री वाले पोर्शन में दाखिल हो रहे हैं और इसमें काफी सारे चैप्टर्स लगातार ज्योमेट्री के पोर्शन से ही आएंगे, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें आसानी ये रहेगी कि यहाँ पर जो सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं उनकी वैरायटी कम हो जाएगी, तो आपको चंद एक बेसिक चीजें अगर याद होगी तो उसके बाद सब आसान ही आसान है। तो ये चैप्टर्स जो हैं ये आपको जरा शॉर्ट भी लगेंगे, इजी टू सॉल्व भी करने महसूस होंगे, सॉल्व करने में आपको आसान लगेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन्हें एक बार सीखें जरूर। जब आप इन्हें एक दफा सीख लेंगे तो आसान है, स्किप कर देंगे तो फिर ये हमेशा के लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। फिर डिस्टेंस फार्मूला, जिस पर ये सारा चैप्टर बेस करता है। इस पूरे चैप्टर में बात ही डिस्टेंस फार्मूला की होगी कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस देखना हो तो कैसे देखते हैं, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं और कौन से पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं। जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो आगे चल के फिर बहुत सारी डायग्राम्स बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं। लाइक तीन अगर हो, तीन को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उनसे ट्राइएंगल्स बनती हैं जिनकी टाइप्स है इक्विलेटरल, आइसोस्केलिस, राइट एंगल ट्राइएंगल और स्केलिन ट्राइएंगल। जबकि अगर चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उनसे आगे डायग्राम्स बनती हैं स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप या पैरेललोग्राम। यहां तक डिस्टेंस फार्मूला का जो मेन पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद एक माइनर सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर दो पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, ये भी हम कर लेंगे। और फिर हम डिस्टेंस और मिड पॉइंट फार्मूला के जरिए बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को वेरीफाई करना या सॉल्व करना सीखेंगे। तो आगाज करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। मैं सबसे पहले आगाज में आपको बता दूं कि ये हमारे जो लेक्चर्स हैं ये एमसीक्यूज की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए हम डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो स्कूल लेवल की हो या कॉलेज लेवल की हो, स्पेशली जिस तरह इस वक्त एसएसटी की सीटें आई हैं तो एसएसटी फिजिक्स मैथ की तैयारी के लिए आपको मैथ कवर करनी है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो हम हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पॉइंट आउट करते जाएंगे आपकी आसानी के लिए, तो वो आपको हेल्प मिलेगी। दूसरे नंबर पे एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एसएसटी की तमाम सीटों की तैयारी के लिए नए सेशंस का आगाज कर दिया गया है। अब आपके पास अगेन टाइम है। मुल्क में फ्लड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए थोड़े से टेस्ट डिले किए गए हैं, तो आप अभी का फायदा उठाकर तैयारी कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से। तो साल है 1637, 1637। एक फ्रेंच फिलोसोफर है, मैथमेटिशियन है, नाम है रेने डेस्कार्टिस और इनका दौर है 1596 से 1650 का। तो इन्होंने एक नई चीज लोगों को बताई कि मैथमेटिक्स के दो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, हम उनको रिलेट कर सकते हैं। वो दो मुख्तलिफ फील्ड्स कौन से हैं, वो है अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा के जरिए आप ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ज्योमेट्री के जरिए अलजेब्रा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए उनकी एक बुक है लॉ ज्योमेट्री। तो इस बुक में इन्होंने ये कनेक्शन जो है ये बहुत सारी डायग्राम्स के जरिए और इक्वेशंस के जरिए एस्टैब्लिश किया। तो इस चैप्टर में हम यही चीजें सीखेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर हम उसे कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। एक चीज आप पिछले चैप्टर में सीख कर आए हैं कि किसी भी प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस अगर आप ड्रा करें तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए गुजर जाती हैं, और जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो यहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, ये ओरिजिन का पॉइंट होगा। और इसके बेस पर हम चार क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जब भी हम किसी पॉइंट्स की पोजीशन शो करना चाहेंगे इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इस प्लेन के अंदर, तो हम इन्हीं क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है, सेकंड में जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो आपके पास माइनस में होती है लेकिन वाई की वैल्यू भी स्टिल पॉजिटिव में होती है, थर्ड में एक्स की भी वैल्यू माइनस में है और वाई की भी माइनस में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू राइट साइड पे होने की वजह से पॉजिटिव है और वाई की नेगेटिव है। तो ये चार क्वाड्रेंट हमने अंडरस्टैंड किए थे जो इन दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान इनके साथ साथ बनते हैं। तो यहां पर हम किसी भी पॉइंट्स को इस प्लेन्स के अंदर शो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है और इस लाइन में दो पॉइंट्स हैं ए और बी।
तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ए और बी में क्या डिस्टेंस है, तो आप एंडिंग पॉइंट जो कि बी है, बी में से ए को माइनस कर देंगे, बी की वैल्यू में से ए की वैल्यू को। और अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं फ्रॉम बी टू ए, तो आप एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे। और अगर आप दोनों के दरमियान फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा देंगे, फिर चाहे आप a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, और साथ आप साइन यूज कर लें एब्सोल्यूट वैल्यू का, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल जो a है इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं -2 है, और b की वैल्यू आपके पास है +2। तो अब अगर आप ये देखना चाहें कि इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन को। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग आप b में से a को माइनस कर दें। b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और -2 में जो डिस्टेंस है वो 4 पॉइंट्स का है। इसी तरह जब आप a माइनस बी करेंगे, तो आप करेंगे फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी करना है, तो a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू आपके पास है +2, तो ये -2 और -2 मिलके हो जाएंगे -4, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो -4 में आएगा। लेकिन जब आप बिटवीन द पॉइंट्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो आप साथ एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाएंगे। तो अगर आप +4 के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दें, तो उसका आंसर भी 4 आएगा, और -4 के साथ भी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दें, तो इसका आंसर भी 4 आएगा। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यूज करते हुए चलते हैं, और इसके जरिए हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला का सबसे पहला पैटर्न अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला तरीका है। अब डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 और x2, और आप उनका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आसान तो यही है कि x2 माइनस x1। लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं कि हम x2 माइनस x1 के बाद स्क्वायर यूज कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन यूज कर रहे हैं। तो इससे ये हो जाता है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन तो डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहे हैं, लेकिन इससे आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस के साइन में ही आएगी, वो माइनस के साइन में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो या x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो, उसका आंसर आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस की वैल्यू होगी, तब भी आंसर प्लस में आएगा, और माइनस का स्क्वायर लेने पर भी आंसर प्लस में ही आएगा। तो यहां पर हम पहली एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिटरमिन करना है द डिस्टेंस बिटवीन -3 एंड +4 ऑन द रियल लाइन। किसी भी रियल लाइन पर दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा प्लस में आता है। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल इसको x1 डिक्लेयर कर देते हैं और इसको डिक्लेयर कर देते हैं x2। अब अगर आप x1 माइनस x2 कर रहे हैं, तो देखें आपका क्या डिस्टेंस आता है। x1 है -3 और x2 है +4, तो -3 ये माइनस प्लस माइनस, और ये 4 आ जाएगा, -3 -4 -7 वैल्यू आ रही है x1 माइनस x2 की। अच्छा, इसी तरह अगर आप x2 माइनस x1 करेंगे, तो x2 की वैल्यू आपके पास यहां पे क्या है 4, और जो x1 की है वो आपके पास है -3। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 3 = 7। अब x1 माइनस x2 की -7 आ रही है, x2 माइनस x1 की +7 आ रही है। लेकिन हम चूंकि रियल लाइन पर काम कर रहे हैं, तो हमने किसी वैल्यू को भी माइनस में नहीं लाना, तो उसके लिए हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही काउंट करते हैं। तो पूरी आपका जो जितना भी सोल्यूशन है वो सारा एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाएगा, और -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +7। इसी तरह +7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +7। तो इस तरह हम इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जब दो पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम उनका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये रीजन है, इस तरफ x की वैल्यू प्लस में है और इधर माइनस में। इधर y की वैल्यूज जो है वो प्लस में है और इधर y की वैल्यूज माइनस में है। अब आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, या मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स इस पर ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम यहां से आगाज लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है, ये वाले। अच्छा, x1 y1 और ये x2 y1, यहां पर x1 y2 तीन तरह की वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। अब यहां पर अगर आप एक चीज नोट करें, तो आपके पास तीन मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स हैं। तो आप इन तीन पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, या किसी भी दो पॉइंट्स का, इनमें से किसी भी दो पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास जो है x की वैल्यूज भी ज्यादा होगी, y की भी ज्यादा, तो अब आपने प्रॉपरली फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहां पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, हम पहले एक सिंपल एग्जाम्पल के बाद डायरेक्टली उस फार्मूले की तरफ जाते हैं। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 7 3। 2 यहां पर 2 वैल्यू हमने लेनी है, और y पर आपने 3 लेनी है, 1 2 3। तो पहला पॉइंट आपके पास ये है 2 3 वाला। दूसरा 7 3, यानी कि इधर से तो आपने 7 तक आना है, लेकिन इधर 3 तक ही रहना है, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया।
तो हमने डिस्टेंस पहले इन दोनों में मालूम करना है। तो उसका डिस्टेंस मालूम करने का तरीकेकार क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो यहां पर जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ये p और q का, तो आप देखते हैं कि y का डिस्टेंस तो इनका सेम ही है, ये एक ही पॉइंट है। तो हमने x2 माइनस x1 जब करना है तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाता है। अच्छा, सेकंड है आपके पास 4 6 4 माइनस 9, यानी कि जो x एक्सिस पे वैल्यू है वो 4 है, लेकिन जो y पे है वो 6 भी हो सकती है और माइनस 9 भी। तो अब आपने इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो -9 -6 कर ले, या फिर 6 में से माइनस कर दें -9 को, तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 15 में। तो इस तरीके से हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डिस्टेंस फार्मूला पे आते हैं। तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्टेंस फार्मूला को याद करें और आगे बढ़ जाएं। यह है डिस्टेंस फार्मूला मालूम करने का तरीका, कि पहले हमने जस्ट इसका ये वाला पोर्शन किया था, लेकिन अब अगर पॉइंट्स आपके पास बढ़ गए किसी भी प्लेन में, तो डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करने के बाद अब हम इसकी बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और वो पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि ये इसके x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और ये इसके x और y कोऑर्डिनेट्स की एक्सिस की वैल्यूज हैं। तो हमने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जस्ट आपने ये डिस्टेंस फार्मूले में x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखिए यहां पर, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो फर्दर मिस्टेक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्लॉट द पॉइंट्स एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब एमसीक्यूज वाले पेपर में आपने ग्राफ पर कोई पॉइंट्स प्लॉट करके तो दिखाने नहीं, बस इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है। तो ये वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो आप इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली हम किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये आगे सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं और हम इन सेम चीजों को बार बार एड्रेस नहीं करेंगे। हम ये यहां पे आ जाते हैं पहली एक्सरसाइज पे। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉलोइंग फिगर। ए और बी का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप सिंपली एक वैल्यू में से दूसरी को माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 0, और अगर आप इसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू में लेंगे तो ये आपके पास 4 आएगा, और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही है। अच्छा, यहां पे आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए में से बी को माइनस करें या बी में से ए को। हम ए में से बी को माइनस कर लेते हैं, तो -2 माइनस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -2, और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 2। तो ए और बी में डिस्टेंस कितने पॉइंट्स का है, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है जस्ट। इसी तरह यहां पर ए बी, आप 2 - 5 करेंगे तो -3 आंसर आएगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट्स का जो रियल लाइन पर डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहां पर हम बहुत ज्यादा सॉल्व करने के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके सॉल्यूशन वाले नोट्स पे जाते हैं, जहां पे हमारे पास पहले से सॉल्यूशंस पड़े हुए हों। तो यहां पे हमारे पास पहले से इसके सॉल्यूशंस पड़े हैं, तो हम डायरेक्टली अपनी एक्सरसाइज पे जाते हैं और हमारे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली उन पे जाते हैं। ये अभी हमने सॉल्व करके देखे हैं, और यहां पे ये देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। इनमें हमने डिस्टेंस बताना है 1 1 3 3 में से। तो 1 1 आपके पास क्या है, x1 y1, 3 3 क्या है, x2 y2। तो आपने इस इक्वेशन में x2 की वैल्यू क्या पुट की है, 3, और x1 की 1, y2 की 3 और y1 की 1। अब ये जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो d आपके पास आएगा √8। इतना आंसर भी ठीक है, लेकिन आपको पता है ये 2 × 2 हो जाता है, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये 2 का जो स्क्वायर है ये अपने स्क्वायर रूट को खत्म कर लेगा, तो आंसर आ जाएगा 2 √2। सो दैट इज योर आंसर। तो इसी मेथड के जरिए आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम सबकी बारी बारी बात नहीं करते। गिवन पॉइंट्स, ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट इन्होंने दे दिए, O A B C D E। तो लेंथ फाइंड आउट करें सेगमेंट्स की, पहले O और A की।
तो आप और ए को डील कर लेंगे, ओ को x1 y1 कर लें और ए को x2 y2 कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है ओ बी, तो ये x1 y1 x2 y2, ओ सी x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने सिंपली अप्लाई करना है। जिस तरह यहाँ पे ए डी है, तो ए डी के लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अच्छा, क्या हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से ये पॉसिबल है। जस्ट आपने वो सिंपली वैल्यूज पुट करनी है जो आपने डिसाइड की होंगी और वो आप यहां पर पुट कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस सारे कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर हो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सेम स्ट्रेट लाइन पर मौजूद पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, और ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे ना हो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी एक ही पॉइंट पर है, लेकिन ये अगर लाइन बनाए तो या तो ये ऐसे बनेगी या ये लाइन ऐसे बनेगी। लाइन किसी एक तरफ जाएगी, किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देगी, तीसरा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का फायदा ये होता है कि ये डायग्राम्स बनाने में हेल्प करते हैं। इन तीन पॉइंट्स ने कभी कोई ट्राइंगल नहीं बनानी, कोई स्क्वायर नहीं बनाना, कोई रेक्टेंगल नहीं बनाना, कोई पैरेललोग्राम नहीं बनानी, ट्रापेजियम नहीं बनाना, लेकिन ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये ट्राइंगल्स बना सकते हैं। अगर ये चार होते तो ये स्क्वायर भी बना सकते थे, ये रेक्टेंगल भी बना सकते थे, ये पैरेललोग्राम भी बना सकते थे। तो यहां पे अब हमें उन्होंने तीन पॉइंट दे दिए हैं और पूछा है क्या ये कोलिनियर है कि नहीं। तो ए बी और सी तीन पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ए बी और सी, हमने देखना कोलिनियर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी का डिस्टेंस आपके पास आ गया है 4 स्क्वायर रूट 2। अब आप बीसी का करेंगे, बीसी का आपके पास जो डिस्टेंस है वो 3 स्क्वायर रूट 2, और जो एसी है उसका आपके पास डिस्टेंस आया 7 स्क्वायर रूट 2। कैसे पता चलेगा कि ये कोलिनियर है? कोलिनियर होने के लिए शर्त यह है कि जो पॉइंट्स एक दूसरे से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है ना, फॉर एग्जांपल ए और सी का डिस्टेंस एक दूसरे से ज्यादा है, तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो उनके दरमियान एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि कोई से तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो उसके लिए किसी एक लाइन का डिस्टेंस, किसी भी एक लाइन का डिस्टेंस किसी भी बाकी की दो लाइंस के डिस्टेंस को जमा करने से बनेगा। तो उसको चेक करने के लिए अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास ये AC की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, तो हम देखते हैं क्या बाकी दोनों लाइंस जमा करने से, उनके डिस्टेंस को जमा करने से ये आंसर आता है। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो वाकई ये आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मैं एक और तरह से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास AB की वैल्यू आ जाती है 6, BC की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3 और AC की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। अब आप देखें इनमें से बड़ी लाइन कौन सी है? ये आपके पास बड़ी लाइन है। क्या बाकी दोनों लाइनों को जमा करने से इसकी लेंथ बनती है 3 + 3 = 6? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आप कोलिनियर पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आइसोस्केलिन का, आइसोस्केलिस का और स्केलिन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। जब तीनों एंगल्स बराबर होते हैं तो हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो हमने पॉइंट से अंदाजा लगाना होता है कि क्या ये जो ट्राइंगल है, जिन पॉइंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं। बहुत सिंपल इसका आंसर है, अगर तो कोई से तीन पॉइंट्स का जो आपस में डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली बराबर है, तो इसका मतलब जब हम उनको कनेक्ट करेंगे तो उनकी लेंथ बराबर होगी, तो उससे जो ट्राइंगल बनेगी वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके AB, BC और CA की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और सिंपली अगर उनकी लेंथ बराबर आ जाती हैं तो आपकी जो ट्राइंगल है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें मजीद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी समझने वाली, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे AB की वैल्यू 4 आई है, ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 4 आई है, और AC की भी 4 आई है। AB, BC, AC तीनों की वैल्यूज अगर बराबर है तो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट है आइसोस्केलिस ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स बराबर हो। तो आपको जो भी पॉइंट्स दिए जाएंगे आपने देखना है कि कोई सी दो साइड्स तो ऐसी हो जिनकी लेंथ बराबर हो। अगर उनकी लेंथ बराबर है तो आपकी ट्राइंगल जो है वो आइसोस्केलिस है। अच्छा, क्या हो कि अगर कोई भी लेंथ बराबर ना हो, तीनों लेंथ आपको दी जाए और तीनों ही बराबर ना निकले, तो ऐसी ट्राइंगल को हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फार्मूला सीखने के बाद आप क्या मालूम कर सकते हैं। एक तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि एक से ज्यादा जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है, क्या वो कोलिनियर है या वो नॉन कोलिनियर है। दो से ज्यादा पॉइंट्स एक्चुअली 3 पॉइंट हो 4 पॉइंट हो तो हम उनको चेक कर सकते हैं कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। अगर वो नॉन कोलिनियर है तो वो 3 होंगे तो हमने देखना है कि वो कौन सी ट्राइंगल बना सकते हैं। क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, क्या वो आइसोस्केलिस ट्राइंगल बनाएंगे या फिर स्केलीन ट्राइंगल बनाएंगे। ये चीजें हम यहां से चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके बाद हमारे चौथी ट्राइंगल आती है राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की शर्त क्या होती है कि इसमें सबसे बड़ी जो लेंथ होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं और उस पर फिथागोरस का फार्मूला अप्लाई होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने सिंपली वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके तीनों लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो सबसे बड़ी आपके पास लेंथ आएगी, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट आएगी आपके पास, आपने उसको यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये आ जाता है, हमारे पास 3 पॉइंट ए बी और सी। हम ए बी बी सी और सी ए तीनों की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करते हैं। ए बी की लेंथ 5 आई है, बी सी की जो लेंथ है वो भी 5 आई है और ए सी की जो लेंथ है वो 5 स्क्वायर रूट 2 आई है। अब ये जो 5 स्क्वायर रूट 2 है आपके पास, ये जरा बड़ी वैल्यू है, बाकियों की वैल्यू जस्ट 5 है। ये 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 है तो ये वैल्यू डेफिनेटली उनसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 2 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो आप अब यहां पर इसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे, बाकियों को बेस और परपेंडिकुलर, तो आप इनका फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे ये आपके पास वैल्यूज बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स से बनने वाली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल्स हैं। अब हम बात करते हैं 4 नॉन कोलिनियर ट्राइंगल्स की, सॉरी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। तो अगर आपके पास 4 अदर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, मुख्तलिफ वर्टिसेस हो, तो उनको अगर हम कनेक्ट करें तो क्या आंसर स्क्वायर बनता है। आपको जानना चाहिए कि एक स्क्वायर क्या होता है। एक स्क्वायर एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ्स बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के एंगल होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। तो आपको जब भी पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपने ए बी बी सी सी डी और डी ए का आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब आप इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, चारों अगर बराबर आ रहे हैं तो वो आपके पास डायग्राम क्या होगी, स्क्वायर शेप्ड होगी। तो ये हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। सिंपली आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, तो इस क्वेश्चन में जो चारों पॉइंट्स दिए गए, चारों की लेंथ 2 स्क्वायर रूट 2 आ रही है और चारों के जो डायगोनल्स हैं, अच्छा डायगोनल्स भी फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी है। इनके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होना जरूरी है। तो जब आप इनके डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे तो ये आपके पास स्क्वायर है। अच्छा, क्या हो कि अगर जो साइड्स हैं वो आपके पास बराबर हो जाए तो डायगोनल्स बराबर ना हो, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो स्क्वायर शेप डायग्राम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ज्योमेट्रिक शेप है जिसकी चारों साइड्स, 4 साइड्स होती हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहां पे हमें जब भी 4 पॉइंट दिए जाएंगे तो उनमें से कोई से 2 पॉइंट एक बराबर होंगे, कोई से 2 पॉइंट एक बराबर होंगे और जो उसके डायगोनल्स होंगे वो एक बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये 4 पॉइंट दे दिए जाते हैं, ए बी सी और डी। तो शर्त क्या है कि ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी डी, ये वाली साइड, इस साइड के ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। बीसी मस्ट बी इक्वल टू एडी, ये साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए। और ये जो इसमें बनेंगे डायगोनल्स लाइक दिस वन एंड दिस वन, एसी और बीडी, दे मस्ट बी इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये आपके पास रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो आप चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ए बी बी सी, उसके बाद सी डी और ए डी का। फिर आप डायगोनल्स का करेंगे ए सी और बी डी, और जब वो डिस्टेंस देखेंगे क्या वो हमारी शराह पर पूरे उतरते हैं। अगर पूरे उतरते हैं तो ये आपके पास रेक्टेंगल है। तो ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, ए सी और बी डी बराबर है। तो आपके पास ये डायग्राम कैसी है, ये रेक्टेंगल है। हम डिस्टेंस फार्मूला के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारी जो डायग्राम्स हैं ये किस टाइप की हैं। नेक्स्ट आ गई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपके पास बराबर होती हैं और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उनका बराबर होना जरूरी नहीं होता। तो यहां पे हमारे पास ये पॉइंट है एफ जी एच जे, एफ जी एच और जे। तो हमारे पास एफ जी और एच जे का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। एफ जे
और GH का डिस्टेंस ये बराबर होना चाहिए, लेकिन FH और GJ का डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इस शर्त में हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी। तो हमारे पास ये देख लें, FG और HJ, ये FG ये आपस में बराबर हैं और FG HJ ये आपस में बराबर हैं। इसी तरह हमारे पास, इसको हम रेज कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये FG HJ बराबर हैं, FH GJ बराबर हैं, और हमारे पास जो है ये जो डायगोनल्स हैं ये बराबर नहीं है। मतलब हम अपने हिसाब से इनके पॉइंट्स के नाम रख लेंगे, FG HJ होना था, तो ये उस हिसाब से ये डायग्राम हमारी फिट बैठती है और ये पैरेललोग्राम को डिफाइन भी करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज शुरू होती है 9.2, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए देखा गया है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। कोलिनियर होने के लिए पॉइंट्स की शर्त हमारे पास क्या है कि हमारे पास पॉइंट है A, B और C। जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हैं दो पॉइंट्स, उनका डिस्टेंस बराबर है बाकी के दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को जमा करने के। तो अगर वो बराबर है तो वो कोलिनियर पॉइंट से बराबर नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है। इसी तरह ये हम चेक कर सकते हैं आइसोस्केलिस। यहां पर जो याद करने के लायक चीज है, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो ये चीज है कि आइसोस्केलिस जो ट्राइंगल होती है इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। जो इक्विलेटरल है उसमें तीन साइड्स की लेंथ बराबर होती है, और जो स्केलिन है उसमें किसी भी साइड की लेंथ बराबर नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, शो दैट पॉइंट्स ABC आर वर्टिसेस ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। वर्टेक्स तो कोने को कहते हैं ना, तो ये आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, आप इनकी लेंथ मालूम करें, AB, BC और CA, तीनों की लेंथ फाइंड आउट करें, और आपके पास तीनों एक दूसरे से डिफरेंट आनी चाहिए। तो AB 2 स्क्वायर रूट 2 है, BC 34 का स्क्वायर रूट है, और AC 10 का स्क्वायर रूट है, तीनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब ये स्केलिन ट्राइंगल है। नेक्स्ट भी यही स्केलिन ट्राइंगल क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन आ गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास शर्त क्या है कि जो सबसे जिसकी लेंथ ज्यादा है ना, उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी दोनों की लेंथ के स्क्वायर के। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि जो उसकी आपके पास वर्टिकल लाइन है, और इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपका ये आंसर आ रहा है इक्वल में, तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद रेक्टेंगल पर हम आ जाते हैं। रेक्टेंगल पे हमें क्या शर्त पूरी करनी है? रेक्टेंगल पे शर्त ये पूरी करनी है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर हों। ABCD बराबर है, BCAD बराबर है। अमूमन रेक्टेंगल आप ऐसे ही बनाएंगे ना, ABCD, तो AB और CD बराबर है, AD और BC बराबर है, और आपके पास ये BD बराबर है AC के। तो अगर ये सारी शराइत पूरी हो रही है तो ये आपके पास रेक्टेंगल है। नेक्स्ट है द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर, हमें ये उन्होंने पॉइंट्स दे दिए। हाउ लॉन्ग इज द डायगोनल AC, हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबको सॉल्व करके नहीं देखना। नेक्स्ट है प्रूव करें कि ये पैरेललोग्राम है। अब याद करें पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये भी रेक्टेंगल जैसी डायग्राम है, लेकिन उसमें ऑपोजिट साइड्स भी बराबर हैं, डायगोनल्स भी बराबर हैं। इसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। तो यहां पर ये देखें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB और CD बराबर हैं, BC और AD बराबर है, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं है। तो पैरेललोग्राम अगर हम इस तरह बना रहे हैं, तो ये आपके पास ABCD, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको आता है तो जस्ट वही बार बार अप्लाई हो रहा है, अब इसमें फर्दर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट में हम आते हैं। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हो रहा है कहां से? फाइंड B। अच्छा, यहाँ पे हमने B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो भी हम डिस्टेंस फार्मूला के जरिए फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये मिड पॉइंट फार्मूला पे आ जाते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट कौन सा होगा? मिड पॉइंट होगा, इन दोनों को जमा कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। अब अगर आपने मिड पॉइंट देखना है किसी प्लेन में, तो वहां पर x और y दोनों आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो आप x कोऑर्डिनेट्स पर उसका मिड पॉइंट देखेंगे और y पर उसका मिड पॉइंट देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक प्लेन है और इसमें हमारे पास ये एक पॉइंट है, और हम कह लेते हैं ये हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है। तो हमने देखना है कि इनका मिड पॉइंट क्या है, तो उसके लिए हम इनकी
x की जो वैल्यूज हैं, x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको हम 2 से डिवाइड करेंगे और y की वैल्यूज को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर हम इसको जरा ज्यादा प्रिसाइजली करना चाहें तो कुछ इस अंदाज में हम इसे करेंगे। हम कह देते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, ये हम इसे पॉइंट ए कह लेते हैं, और ये हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी। अब इनकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। इसकी एक्स एक्सिस पर वैल्यू यहां स्टैंड करेगी, इसकी यहां पे, इसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू यहां पे स्टैंड करेगी और इसकी यहां पे। हम इनका मिड पॉइंट देखना चाहते हैं, तो मिड पॉइंट देखने के लिए हम एक की x1 की वैल्यू को दूसरे की x2 की वैल्यू से जमा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। एक की y की वैल्यू को दूसरे की y की वैल्यू के साथ जमा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। ये आप यहां पर चेक कर लें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। तो आप a में x1 y1 देख सकते हैं, b में x2 y2 देख सकते हैं। तो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो इसकी जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो 3 है। 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्टली लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के क्या हो गए, हमारे पास मिड पॉइंट्स हो गए। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अगर आप इसे फाइंड आउट कर सकें। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट का साइड का मिड पॉइंट है। तो ये लाइन सेगमेंट है, ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है। फाइंड दैट लाइन सेगमेंट, ये वाला ये लाइन सेगमेंट है, ये जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये तीसरी जो साइड होगी इसकी लेंथ के हाफ के बराबर होगा। तो ये हमने इस तरीके से पॉइंट आउट करके देखना है। तो आप तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके इनका मिड पॉइंट निकालें, बल्कि इनको आपस में कनेक्ट करें और फिर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालकर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास उसको सॉल्व करने का तरीकेकार है, हम उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे मिड पॉइंट्स के क्वेश्चन हैं, इनकी स्टेटमेंट्स में हमारे पास एमसीक्यू है। द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस तरह की ये है, इसका एक बेस है, इसकी एक वर्टिकल लेंथ है, ये बेस है, ये इसकी वर्टिकल लेंथ है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो इसके जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा तीनों वर्टिसेस से, यानी कि इससे, इससे और इससे, इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ये एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आप यहां से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे और है, वेरीफाई द डायगोनल्स ऑफ एनी रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में बराबर होते हैं। कहते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर नहीं होते, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चले, ये पॉइंट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूव दैट that is a right angle triangle, square of the length of hypotenuse is equal to the sum of square of length of two legs। तो यहां पे हमारे पास जो है हमने सेम फार्मूला अप्लाई करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज है BC, उसके वर्टिसेस है A, B और C। ये हमें अगर दे दिया जाए तो हमने प्रूव करना है, तो आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है एक लेंथ का स्क्वायर प्लस दूसरी लेंथ का स्क्वायर। अब आप उसे लेंथ कह लें या लेग कह लें, बात तो वही की वही है, तो उसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट ये हमारे पास मिड पॉइंट्स निकालने के लिए एक्सरसाइज नंबर 9.3 आ जाती है और इसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम चलते हैं। एट द एंड हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 सबको इकट्ठा किया गया है। हमने इस चैप्टर में सीखा है कि एक रियल लाइन पर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने ये सीखा कि एक रियल लाइन पर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर हमने ये सीखा कि पॉइंट्स कोलिनियर या नॉन कोलिनियर होते हैं। फिर हमने देखा कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर तीन है तो ट्राइंगल्स बनाते हैं, उनकी मुख्तलिफ शराइत होती हैं। तो अगर तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो तो इक्विलेटरल, कोई से दो साइड्स की लेंथ बराबर हो तो आइसोस्केलिस, और किसी साइड की लेंथ बराबर ना हो तो उसे हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। और फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल देखी जिसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है उसकी बेस और वर्टिकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर। और फिर एट द एंड हमने मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखा। अब इन सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, या आसान बनाने के लिए
हम चले जाते हैं इस चैप्टर की समरी पर। चैप्टर की समरी में ये होता है कि वो सारे पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे हैं, लेकिन यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं कि कुछ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आप जस्ट समरी करेंगे तो मेरा ख्याल है वो पहले वाला पॉइंट तो आप लाजमी मिस कर देंगे, जो हमने 1637 वाली बात की है, फिलोसफर की बात की है जिन्होंने बुक लिखी और को रिलेट किया ज्योमेट्री को और अलजेब्रा को। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें करते हुए आगे चलना है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हम पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0 इज कॉल्ड, ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर भी 0 हो, वाई एक्सिस पर भी 0 हो, उसको रीजन कहते हैं। पॉइंट है -3 और 4, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? देखिए आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर पहली वैल्यू प्लस में है तो वो आपके पास पहला या चौथा क्वाड्रेंट है, और अगर माइनस में है तो वो आपके पास दूसरा या तीसरा क्वाड्रेंट है। तो हमने पहली बात यहीं से कवर करनी है, क्योंकि एक्स वैल्यूज इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव है। तो आपके पास ये -3 है, इसका मतलब ये इस साइड पे वैल्यू है, सेकंड या थर्ड में। फिर y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। तो आपके पास पॉजिटिव है तो वो आपके पास यहां पे स्टैंड करेगी। सो आंसर मस्ट बी सेकंड क्वाड्रेंट। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल इक्विलेटरल, द ओनली पॉइंट लाइंग ऑन बोथ द एक्सिस इज, ऐसा पॉइंट जो दोनों एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आपके पास ये 0 0 हो गया। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स एट 5 and 1 -3। अच्छा, मिड पॉइंट मालूम करना है ना, तो 5 + 1, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये आपके पास है x1 y1, ये है x2 y2। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 और y1 को जमा करेंगे, x1 और x2 को, तो 5 + 1 6, 6 / 2 3। तो आपके पास पहला पॉइंट 3 आ गया, दूसरा 1 + -3, 1 + -3 करेंगे -2 आएगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1। सो आंसर मस्ट बी 3 - 1। नेक्स्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स 2 -3 आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर x एक्सिस। आपके पास कोई पॉइंट्स इस तरह है, आप उनको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, y एक्सिस पे करते तो आपको उसे इस तरीके से फ्लिप करना था, x एक्सिस पर आप उनको सिंपली इस तरीके से फ्लिप करेंगे तो जो -3 है वो -3 ही रहेगा, लेकिन +2 -2 हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2 -3। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है, मेजरमेंट वाले हैं, हम उनको स्किप करके डायरेक्टली समरी पे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास समरी है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री है जिसमें हम इक्वेशंस को यूज करते हैं मुख्तलिफ तरह के फिगर्स की प्रॉपर्टीज देखने के लिए। फिर इसमें दिस 1 to 1 correspondence between set of real numbers r and points on the number line denoted by x prime with the point 0 और o as its origin। हम जहां पर इसके कोऑर्डिनेट 0 स्टैंड करेंगे उसे ओरिजिन कहेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x है, इसको अब्सिसा भी कहते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट y है, इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस फार्मूला है। 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट्स हो तो उनको हम कोलिनियर कहेंगे, अगर वो सेम लाइन पे हो, और अगर सेम लाइन पे ना हो तो नॉन कोलिनियर कहेंगे। 3 पॉइंट्स वाले ट्राइंगल बना देंगे, 4 पॉइंट्स वाले रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम बना देंगे। जो ट्राइंगल्स हैं इनमें एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। फिर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर आपके पास 2 साइड्स बराबर है तो उसे हम आइसोस्केलिस कहेंगे, और अगर आपके पास कोई भी साइड बराबर नहीं है तो उसे हम स्केलीन ट्राइंगल का नाम देंगे। फिर ये हमारे पास मिड पॉइंट्स मालूम करने का फार्मूला, और एंड पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये शायद हमने पहले भी बात की है कि आपके पास इस तरह एक ट्राइंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है। तो ये लाइन सेगमेंट जो दोनों साइड्स की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ये तीसरे की मिड पॉइंट के बराबर इसकी लेंथ होगी। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ एनी रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा, ये भी हमें समझ में आता है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस, के अगर आप हाइपोटेन्यूज आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेते हैं। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और ट्रेपेजॉइड आपके पास एक ऐसी 4 साइड्स वाली डायग्राम है जिसमें 2
और सिर्फ दो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। आपने ट्रापेजियम वगैरह पढ़े हुए हैं तो वो आपके इस कॉन्सेप्ट में स्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 9 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।